अस्सलामुअलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है जैक वेब का जुर्म व सज़ा पर मबनी तजस्सुस से भरपूर अफसाना बरअक्स, जिसका उर्दू तर्जुमा अब्दुस्सलाम ने किया है। बरअक्स। पाँच मिनटों ने नॉर्मन रुथ की जिंदगी का रुख बदल दिया था। सच पूछिए तो इस काया पलट में एक लम्हा लगा था। वो एक लम्हा जब उसने अपनी बीवी को एक अजनबी और गैर मुतवक्के जगह पर देखा और जब उस पर एक तल्ख हकीकत का इंकशाफ हुआ। उस एक लम्हे से पहले वो एक खुशबाश आदमी था जिसका कोई दुश्मन था न रकीब, लेकिन अब वो बहुत मलूल और आज़रदा था। इंतकाम का जज्बा उसे सौदाई किए दे रहा था। उस एक लम्हे की गिरफ्त में आकर वो कत्ल जैसा भयानक जुर्म कर सकता था, मगर कत्ल उसके गम का मतावा नहीं था। जब उन 5 गैर मामूली मिनटों का आगाज़ हुआ, वो अपने घर से फ़कत 30 मील दूर था। शिकागो से वापसी पर वो सारे रास्ते ड्राइविंग करता आया था और बेपनाह थकावट के बावजूद कहीं नहीं रुका था। उसकी बीवी सिडनी घर पर उसकी मुंतज़िर थी। अगरचे उसे नॉर्मन के जल्द लौटने की तवक्को नहीं थी, फिर भी वो उसकी मुंतज़िर थी। वो अचानक घर पहुंचकर उसे हैरान कर देना चाहता था। रात के 10 बज चुके थे और वो अपनी बीवी के सोने से पहले घर पहुंचना चाहता था, लेकिन इसी दौरान खुद उस पर नींद का गलबा होने लगा। इस किस्म के लंबे सफ़र पर उसे हमेशा ये डर रहता कि कहीं नींद की झोंक में गाड़ी किसी खंबे से ना टकरा जाए या किसी गड्ढे में ना जा गिरे। वो मरना नहीं चाहता था। जिंदा रहने के लिए उसके पास बहुत से जवाब थे। वो नींद से लड़ने लगा, लेकिन उस वक्त उसे एक कप कॉफ़ी और कुछ देर आराम की सख्त ज़रूरत थी, जिनसे उसकी थकान दूर हो जाती। सड़क के किनारे खासी दूर तक उसे ढंग का कोई कैफ़े नज़र ना आया जहां वो आराम से बैठकर कॉफ़ी पी सकता। तंग आकर उसने एक मामूली से कैफ़े पर रुकने का फ़ैसला कर लिया। मुख्तसर सी पार्किंग लॉट में 10-12 गाड़ियां खड़ी थीं। उसने खाली जगह पाकर गाड़ी घुसेड़ दी और उसे लॉक करके नीचे उतर आया। म्यूज़िक बुलंद आहंग में बज रहा था। वो दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ। हॉल में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। एक कोने में बार बनी हुई थी। बार को खाली पाकर नॉर्मन ने वहीं बैठने का फैसला किया। एक कप कॉफ़ी, उसने बारटेंडर से कहा। कॉफ़ी तो किचन से आती है जनाब। नॉर्मन, जो अपनी वज़ाक़ता से अहम शख्सियत दिखाई दे रहा था, बारटेंडर से उलझना नहीं चाहता था। उसने नरमी से कहा, आप किसी से कहकर मेरे लिए एक कप कॉफ़ी तो मंगवा सकते हैं, है ना? बारटेंडर बिड़बिड़ाता हुआ गया और एक वेट्रेस को कॉफ़ी लाने का कहा। नॉर्मन हॉल का जायज़ा लेने लगा। उसकी आंखें अब अंदर के धुंधलेपन से मानूस होने लगी थीं, लेकिन उसे उस जगह के बारे में कोई तजस्सुस नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और लंबे लंबे सांस लेने लगा। वेट्रेस ने कॉफ़ी लाकर रखी तो आहट सुनकर उसने आंखें खोल दीं। पिर्च के बगैर मोटे और भद्दे से मग में से भाप उठ रही थी। उसने जेब से $1 निकाला और काउंटर पर रख दिया। उसके अंदाज से जाहिर था कि वो बाकी रकम लेने का कोई इरादा नहीं रखता। उसने कप उठाकर होंठों से लगा लिया और गरम गरम कॉफ़ी हल्क से नीचे उतारने लगा। कॉफ़ी ख़त्म करके वो उठने ही वाला था जब वो दोनों उसे नज़र आए। वो दूसरे सिरे की दीवार के साथ बने बूथ में बैठे थे।
اگرچہ یہ نظارہ اسے اندھا کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن اسے اپنی بصارت پر کامل یقین تھا۔ دونوں وہیں تھے، یعنی سڈنی اور ٹامی بیرن۔ ٹامی بیرن کل کا لونڈا تھا۔ نکلتے ہوئے قد، خوش وضع اور کثرتی جسم کا مالک ہونے کے باوجود وہ کالج بوائے ہی تھا اور سڈنی سے عمر میں 5 برس چھوٹا۔ وہ پیدائشی سیلز مین تھا اور نارمن نے اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی فرم روتھ اینڈ کمپنی میں ملازم رکھ لیا تھا۔ 3 سال کے مختصر سے عرصے میں ٹامی نے روتھ اینڈ کمپنی کو دیگر فرموں سے آگے لا کھڑا کیا تھا، اور صرف 2 ماہ پہلے نارمن نے اسے اپنا جونیئر پارٹنر بنایا تھا۔ اب وہی پیدائشی سیلز مین اس خستہ سے شراب خانے کے ایک بوتھ میں اس کی بیوی سڈنی کے مقابل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھا تھا۔ نارمن روتھ کی بیوی سڈنی، خوبصورت اور پرکشش سڈنی، گوفنی لحاظ سے وہ حسن کے مطلوبہ معیار پر پوری نہیں اترتی تھی کہ اس کے ہونٹ کس قدر بھرے بھرے اور چہرہ بھی ذرا سا لمبوترا تھا، طوطے کی طرح، لیکن اس کے باوجود وہ خوبرو تھی اور مقناطیسی کشش کی مالک۔ 32 سال عمر ہونے کے باوجود وہ آج بھی شادی کے دن کی طرح تر و تازہ نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ اور چمکدار تھیں۔ مرد اور خواتین اس کی طرف نظر بھر کر دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ٹامی نے بھی لازماً اسے دیکھ رکھا تھا۔ وہ اس وقت بھی اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ دونوں آس پاس کے لوگوں کی موجودگی سے بے خبر ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم تھے۔ ان کے سامنے میز پر بھرے ہوئے گلاس تھے جو انہوں نے ایک طرف کھسکا رکھے تھے۔ سڈنی کے دونوں ہاتھ میز کے وسط میں تھے، جنہیں ٹامی نے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے رکھا تھا۔ سڈنی نے اپنے بالوں کی پونی ٹیل بنا رکھی تھی۔ ہال کی ملکجی سی روشنی میں اس کی ہاتھی دانت جیسی جلد زردی مائل لگ رہی تھی۔ اس نے سیاہ سوٹ زیب تن کر رکھا تھا جو اس سے قبل نارمن نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ غالباً ٹامی ہی زیادہ تر بول رہا تھا، اور سڈنی جواباً اپنے سر کو دائیں بائیں نفی میں اور کبھی اوپر نیچے اسپات میں خفیف سی حرکت دیتی، جس سے اس کی پونی ٹیل لہرا جاتی۔ نارمن ہونٹ کاٹتا ہوا ان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ ٹامی نے اشارے سے ویٹرس کو بلایا اور اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ ویٹرس بھرے گلاس جوں کہ توں دیکھ کر حیران تھی۔ ٹامی اسے حیران دیکھ کر ہنسا اور اپنا گلاس اٹھا کر 2-3 بڑے بڑے گھونٹ لیے اور گلاس خالی کر دیا۔ سڈنی نے اپنے گلاس کو چھوا تک نہیں تھا۔ پھر ٹامی نے سڈنی کے بازو میں بازو ڈالا اور بوتھ چھوڑ دیا۔ نارمن انہیں اٹھتے دیکھ کر کافی کے کپ پر جھک گیا اور چہرہ چھپانے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ ماتھے پر رکھ لیا، لیکن دونوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے چہرے میں کھوئے مسکراتے ہوئے باہر جا رہے تھے۔ نارمن نے ان کے باہر نکلنے کا انتظار کیا، اور جوں ہی دونوں نے باہر قدم رکھا، وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا اور باہر دیکھنے لگا۔ وہ دونوں نیلے اور سفید رنگ کی کنورٹیبل میں بیٹھ رہے تھے۔ پھر کنورٹیبل پارکنگ لاٹ سے نکلی اور بائیں جانب قصبے کی مخالف سمت جانے لگی جدھر سے نارمن آیا تھا۔ وہ کھڑکی چھوڑ کر تیزی سے باہر کی جانب لپکا، جلدی سے کار میں گھسا اور اتنی سرعت سے گاڑی ریورس کر کے پارکنگ لاٹ سے نکالی کہ ٹائر چیخ اٹھے۔ اس نے گاڑی بائیں جانب موڑ کر شاہراہ پر ڈال دی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ گھر جانے کے لیے بے حد مضطرب تھا، مگر اب گھر سے مخالف سمت جا رہا تھا۔ کنورٹیبل کی عقبی روشنیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ نارمن ایکسیلریٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھاتا گیا۔ چند ہی منٹوں بعد اسے دور کسی گاڑی کی ٹیل لائٹس نظر آئیں۔ اس نے رفتار مزید بڑھا دی۔ فاصلہ کم ہوا تو اسے کنورٹیبل کو پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس نے عقبی روشنیوں کو اپنی نظروں کے احاطے میں رکھتے ہوئے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ نارمن کو اندازہ تھا کہ وہ کہاں جائیں گے۔ وہ اپنا شک یقین میں بدلنے کے لیے تعاقب کر رہا تھا۔ ایک بار اسے یقین ہو جاتا
तो वो दोनों को उनके करतूतों का मज़ा चखाता। नफ़रत का एहसास उसकी रगों में तैर रहा था, एक शदीद मगर सर्द नफ़रत जिसे इज़हार की जल्दी थी, ना अपने अमल में किसी गलती का अंदेशा, बल्कि जो धीरे धीरे अपने शिकार को जाल में फांसती है। नॉर्मन ने 20 मील तक उनका ताक़ुब किया, फिर कन्वर्टिबल की रफ्तार सुस्त हो गई, जो नॉर्मन के अंदाजे के ऐन मुताबिक था। उसका दायां अक़बी इंडिकेटर जलने बुझने लगा और थोड़ी ही देर बाद कन्वर्टिबल दाहिनी सिमत एक कच्ची सड़क पर उतर गई। नॉर्मन ने मज़ीद ताक़ुब का इरादा तर्क कर दिया। वो उनकी मंजिल से आगाह था, लिहाजा मज़ीद ताक़ुब फजूल था। वो कच्ची सड़क के मोड़ पर आकर रुक गया। कन्वर्टिबल की रफ्तार इतनी आहिस्ता नहीं थी जितनी कच्ची सड़क पर होनी चाहिए थी। शायद टॉमी को बहुत जल्दी थी। चंद ही सानियों बाद गर्द के बादलों में उनकी गाड़ी की अकबी रोशनियां नज़रों से ओझल हो गईं और नॉर्मन ने कार वापस मोड़ ली। वो दोनों उसके शिकारी केबिन में गए थे, जहां मुकम्मल तन्हाई थी। नॉर्मन यकदम खुद को थका थका महसूस करने लगा। उसे यूं लगा जैसे वो सदियों का बीमार हो। उसे हर चीज़ बेमानी लगने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा और हू का आलम था, मगर उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर इससे कहीं ज़्यादा अंधेरा है। चार दिन तक वो घर ना गया। ये दिन उसे शिकागो में गुजारने थे, लेकिन अब वो अपने ही कस्बे में छुपा हुआ था। उसने एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर ले लिया। वो होटल के छोटे से रेस्तोरां में जाकर बदमज़ा खाना खाता और ऊपर अपने कमरे में चला आता। उसने ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज किया जहाँ किसी शिनासा से मुलाकात का इम्कान था। उसका ज़्यादातर वक्त सोचने में गुजरता। एक पूरा दिन उसने पब्लिक लाइब्रेरी में मेडिकल की किताबें खंगालने में गुजारा। किसी ज़माने में उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने। 1 साल का अरसा इसी ख्वाहिश के ज़ेरे असर उसने मेडिकल कॉलेज में भी गुजारा था। उसने मेडिकल की किताबों से ज़रूरी नोट लिए जो उसके मंसूबे में माअवन साबित हो सकते थे। चौथे दिन के इख्तिताम पर उसने अपने मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। गुज़रते लम्हे उसकी नफ़रत में किसी किस्म की कमी करने में यकसर नाकाम रहे थे, लेकिन उन 4 दिनों में उसने इस बात की मशक ज़रूर कर ली थी कि अंदर की नफ़रत आंखों से झांकने ना पाए। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने में कामयाब हो गया था। अब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि खुश मिजाज नॉर्मन रुथ के अंदर नफ़रत के अलाव भड़क रहे हैं। 5वें दिन वो पुराना वाला खुशबाश नॉर्मन रुथ बनकर घर लौटा, जहां सिडनी ने पहले जैसी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। नॉर्मन का रवैया भी नॉर्मल रहा। वो उसे शिकागो में अपने क़याम के फ़र्ज़ी किस्से सुनाता रहा। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से झूठ बोलते रहे, लेकिन सिर्फ नॉर्मन इस हकीकत से आगाह था कि दोनों अदाकारी कर रहे हैं। नॉर्मन ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए 2 हफ्ते इंतज़ार किया और फिर एक दिन टॉमी पैरन को अपने ऑफिस में तलब किया। टॉमी, शिकार के लिए मौसम बड़ा मुवाफिक है, क्यों ना हम दोनों इस वीकेंड पर शिकार पर निकलें। मेरा शिकारी केबिन है, वहाँ गुलहरियाँ और खरगोश कसरत से मिलेंगे। मिस्टर रुथ, मैंने आज तक शिकार नहीं खेला। टॉमी के लहजे में इंकिसार था। वो अपने सीनियर पार्टनर को मिस्टर रुथ कहकर पुकारता था। नॉर्मन ने दिल ही दिल में उसकी चालाकी का एतराफ़ किया। फिर तो तुम्हें ज़रूर शिकार खेलना चाहिए। जहाँ तक मुझे इल्म है, तुम्हारा कोई मशगला भी नहीं, और मेरे ख्याल में हर आदमी का कोई ना कोई मशगला तो होना ही चाहिए। नॉर्मन ने लफ्ज़ मशगला पर जोर देते हुए कहा। मुझे सिर्फ पीने पिलाने से दिलचस्पी है।
टॉमी ने शर्माते हुए कहा। अरे छोड़ो यार, ये काम तो हम शिकार के दौरान भी कर सकते हैं। मैं और मैक्स शिकार पर निकला करते थे, और तुम्हें तो पता ही है कि मैक्स को दिल का आर्जा है और इन दिनों वो कुछ ज़्यादा ही अलील है। अब मैं तन्हा जाने से तो रहा, इसलिए तुम मेरा साथ दोगे। नॉर्मन ने हतमी लहजे में कहा। थोड़ी सी रतोकदा के बाद टॉमी को मानते ही बन पड़ी। जुमे की शाम वो दोनों नॉर्मन रुथ की कार में रवाना हुए। गाड़ी खुद नॉर्मन ही ड्राइव कर रहा था। रास्ते भर टॉमी जगह के बारे में अपनी लाइल्मी और हैरत का इजहार करता रहा, और नॉर्मन दिल ही दिल में उसकी हीलासाजी पर मुस्कुराता रहा। वो कामयाब अदाकारी करके ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वो इससे कबल इधर नहीं आया। कैबिन में पहुंचकर नॉर्मन ने टॉमी से कहा, क्या ख्याल है, उम्दा जगह है ना? 2 कमरे, किचन और बाथरूम। यहाँ ज़रूरत का सारा सामान है। आतिशदान भी है और इसके लिए ईंधन काटने की कुल्हाड़ी भी। कुल्हाड़ी के जिक्र पर टॉमी चुप रहा और किसी खास रद्द अमल का इजहार न किया। दोनों ने मिलकर गाड़ी से सामान निकाला और कैबिन में रखा। इस काम से फारिग हुए तो टॉमी ने कहा कि वो थक गया है, लिहाजा कुछ देर ख्वाबगाह में लेटकर आराम करना चाहता है, लेकिन नॉर्मन ने उसकी हौसला अफजाई न की। उसका ख्याल था कि चूँकि टॉमी को पीने पिलाने का शौक़ है, इसलिए कुछ देर ये महफिल जम जानी चाहिए। टॉमी की तरफ से किसी रद्द अमल को ना पाकर वो अलमारी से बूरबन की बोतल और 2 पैग निकाल लाया। टॉमी भला नोश नहीं था, लेकिन नॉर्मन उसे पैग पर पैग बना के देता रहा और ख़ुद बहुत कम पी। एक बोतल ख़त्म हुई तो टॉमी ने जान छुड़ाना चाही, लेकिन नॉर्मन एक और बोतल निकाल लाया। दूसरा दौर खासा तवील था। रात आधी होने के करीब थी जब टॉमी ने हाथ खींच लिया। बस बहुत हो चुका बॉस, अब सोना चाहिए, वो बिड़बिड़ाया। जवाब में नॉर्मन ने एक पैग और बना दिया, जिसे टॉमी फरमाबरदार मुलाजिम की तरह गटागट चढ़ा गया। उसकी आंखें किसी एक नुक्ते पर जम नहीं रही थीं और वो पूरी तरह मदहोश हो चुका था। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसकी टांगें लरजने लगीं और वो घुटनों पर हाथ रख कर झुक गया। फिर वो बेसुध होकर रह गया। उसके हाथ से जाम छूट कर फर्श पर गिरा और एक छन्नाके से टूट गया। ग्लास में मौजूद थोड़ी सी विस्की फर्श पर बह गई। नॉर्मन आगे बढ़ा और टॉमी की बगलों में हाथ देकर उसे उठाने की कोशिश की। फिर आवाज़ें दीं, मगर कोई जवाब ना पाकर उसे टूटे हुए ग्लास के करीब फर्श पर लिटा दिया। टॉमी बेहवास हो चुका था और अब नॉर्मन को तेज़ी से अपने मंसूबे पर अमल करना था। उसने आतिशदान के करीब पड़ी लकड़ियों में से कुल्हाड़ी उठाई और अपनी जेब से सर्जनों वाला निश्तर निकाल लिया। काम खासा मुश्किल था, लेकिन नशे के ज़ेरे असर उसे खौफ आया, ना दर्द का एहसास हुआ। निश्तर और कुल्हाड़ी की मदद से उसने अपनी छंगलियाँ जड़ से काट डाली। हाथ से खून का फव्वारा छूट पड़ा था। नॉर्मन ने खर्राटे लेते हुए टॉमी के कपड़ों, कुल्हाड़ी और फर्श पर खून को आज़ादाना बहने दिया। फिर कुल्हाड़ी पर टॉमी की उंगलियों के निशानात जब्त किए और बाहर से फावड़ा लाकर उस पर भी निशानात और खून लगा दिए। उसने अपनी कई छंगलियाँ फर्श पर पड़ी रहने दीं, जिसमें उसके नाम की अंगूठी भी थी। अब उसके करने को कुछ नहीं रह गया था। उसके मंसूबे का एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका था। उसने अपने ज़ख्मी हाथ पर पट्टी बांधी और कैबिन से बाहर निकल आया। टॉमी अभी तक बेसुध पड़ा था। जब उसने कैबिन छोड़ा तो रात का 1 बज चुका था। 6 बजे सुबह सैम रॉजर ने आकर कैबिन का दरवाज़ा खटखटाना था। नॉर्मन ने उससे कई दिन पहले तय कर लिया था कि वो आज के दिन शिकारी कुत्ते लेकर पहुंच जाए। 6 बजे तक टॉमी के होश में आने का कोई इम्कान नहीं था। फिर सैम को सूरत हाल समझने में कोई दिक्कत ना होती और वो मौके का गवाह भी बन जाता। आगे की कड़ियाँ पुलिस खुद ही मिला लेती।
नॉर्मन ने अपनी कार वहीं खड़ी रहने दी। वो एक जाने पहचाने रास्ते से पैदल वापस आ रहा था। उसने खेतों में से एक मुख्तसर रास्ता अपनाया और एक दूसरी सड़क का रुख किया। सुबह काज़िब के वक्त वो मगरिब की तरफ जाने वाली बस में सवार होकर अपनी मंजिल के लिए टिकट खरीद रहा था। उसकी मंजिल एक दूसरा कस्बा था जहां वो दोपहर के करीब पहुंचा। उसने एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर ले लिया। दर्द और थकावट से उसका बुरा हाल था। बिस्तर पर गिरते ही वो होश से बेगाना हो गया। उसने बेसब्री और तजस्सुस के साथ अखबारात देखे जिनमें पूरी कहानी दर्ज थी। ऐसी खबरें ही तो अखबारात को पसंद होती हैं। सैम रॉजर ने अपना किरदार बखूबी निभाया था। वो जब 6 बजे अपने शिकारी कुत्तों के साथ पहुंचा तो कैबिन का दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर बेसुध टॉमी, कुल्हाड़ी और खून के धब्बे और कटी हुई उंगली देखकर उसने किसी चीज़ को छूने की गलती नहीं की और बिला ताख़ीर पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस के होशियार सुराग रिसानों ने कलाबे मिलाना शुरू कर दिए। कटी हुई उंगली की अंगूठी और फिंगरप्रिंट से ये बात साबित हो गई कि ये नॉर्मन रुथ की है। कुल्हाड़ी ही आला कत्ल हो सकता था, लेकिन बकिया लाश की अदम दस्तयाबी ने पुलिस को उलझन में डाल दिया। 2 इम्कानात थे कि या तो लाश झील में फेंक दी गई है या जंगल में दबा दी गई है। फावड़े से मुअख्खरुल ज़िक्र इम्कान को तक़वियत मिलती थी। बहरहाल टॉमी बैरन को नॉर्मन रुथ के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्मन रुथ तमाम अखबारात ख़रीदता और पहरों अपने कमरे में बैठा उन्हें पढ़ता रहता। पुलिस ने कत्ल के मुहर्रकात का जायज़ा लिया तो सिडनी को भी शामिल तफ्तीश होना पड़ा। पहले तो उसने टॉमी के साथ अपने किसी भी किस्म के जज्बाती ताल्लुक़ से यकसर इनकार किया, मगर बाद में उसने तस्लीम कर लिया कि वो और टॉमी एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन उसने सख्ती से इस बात को झुटलाया कि टॉमी ने नॉर्मन को कत्ल किया है। नॉर्मन ने बड़े मोहतात तरीके से मंसूबाबंदी की थी। उसने ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ा था जिससे ज़ाहिर होता कि वो अज़ खुद गायब हुआ है। उसने अपने और टॉमी के मुश्तरका अकाउंट को भी नहीं छुआ था। उसके पास चंद $1000 थे जो अब उसके काम आ रहे थे। होटल के रजिस्टर में भी उसने अपना नाम नॉर्मन जोन्स लिखवाया था। अब उसे अगर कोई परेशानी थी तो वो अपने हाथ के ज़ख़म की तरफ से थी। वो डॉक्टर के पास जाने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। उसे अपना इलाज खुद करना था। वो जानता था कि ये बड़े रिस्क का काम है। ज़ख़म में इन्फेक्शन की सूरत में उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता या फिर जान से हाथ धोने पड़ते, लेकिन ऐसी कोई ख़तरनाक बात वक़ूए पज़ीर ना हुई। लाइब्रेरी से लिए गए मेडिकल नोट्स की मदद से वो अपना इलाज खुद करता रहा। ज़ख़म आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो गया था, लेकिन दर्द से छुटकारा नहीं मिला था। कभी कभी तो दर्द शदीद हो जाता, लेकिन वो बखुशी बर्दाश्त कर जाता, क्योंकि उसकी रूह पर लगा हुआ घाव इस जिस्मानी ज़ख़म से कहीं गहरा था। इसी दौरान टॉमी बैरन पर फ़र्द जुर्म आयद करके मुकदमे की समाअत के लिए तारीख़ मुकर्रर कर दी गई। नॉर्मन अदालती तरीक़ेकार में सुस्त रवि पर बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था, लेकिन फिर उसने ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी कि टॉमी और सिडनी की भी रातों की नींदें हराम हो गई होंगी। मुकदमे की समाअत के पहले दिन नॉर्मन ने अपने कस्बे में वापस आने का फ़ैसला कर लिया। उसने बड़े मोहतात अंदाज में बस के ज़रिए सफ़र किया और एक ऐसे घटिया से होटल में आकर ठहरा जहां पिसुओं की तो बहुतात थी, मगर कमरे की अकबी खिड़की अदालत की तरफ खुलती थी जहां टॉमी पर कत्ल का मुकदमा चल रहा था। पेशी के दिन वो सुबह ही सुबह अपनी चौथी मंजिल के कमरे की खिड़की में बैठ गया और अदालत के अहाते में नज़रें जमा दीं। उसके पास एक छोटी सी दूरबीन थी जिसे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखों से लगा लेता।
9 बजने से कुछ पहले टॉमी को जेल से अदालत में लाया गया। उसने दूरबीन से देखा कि टॉमी के हाथों में हथकड़ी है, जिसका एक सिरा सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस वाले के हाथ में था। उसका सर झुका हुआ था और वो खासा परेशान दिखाई देता था। सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस वालों के दरमियान वो बड़े मुज़महिल कदमों से चल रहा था। उनके अक़ब में लोगों का छोटा सा हुजूम था, जो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मुकदमे की कार्रवाई सुनने के लिए आ रहे थे। उनकी तादाद 100 के करीब थी। टॉमी को इस हालत में देखकर नॉर्मन को बड़ी खुशी महसूस हुई। मुकदमे की समाअत के तीसरे रोज़ नॉर्मन ने अपने मंसूबे की अगली शिक पर अमल करने का फ़ैसला किया। बढ़ी हुई शेव के साथ अब उसका हुलिया ऐसा हो गया था कि वो आसानी से नहीं पहचाना जा सकता था। वो होटल से निकला और ऐन वक्त पर बड़े ही गैर महसूस अंदाज से उस हुजूम में शामिल हो गया, जो मुकदमे की कार्रवाई सुनने टॉमी और पुलिस वालों के अक़ब में जा रहा था। वो बड़ी तेज़ी से लोगों के दाएं बाएं से होकर आगे निकल आया और टॉमी और पुलिस वालों से चंद कदम पीछे चलने लगा। जब सिपाही टॉमी को कमरा या अदालत के अंदर ले जाने लगे तो नॉर्मन ने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा, गुड लक टॉमी। इतना कहकर वो पीछे को खिसक गया। चंद सानिये के लिए उसने टॉमी का रद्द अमल देखा। नॉर्मन की आवाज़ पहचान कर वो रुक गया था। फिर उसने बेचैनी से गर्दन इधर उधर घुमाई और हुजूम में वापस आने की कोशिश की। वो नॉर्मन को देखना चाहता था, मगर पुलिस वालों ने समझा कि फ़रार होना चाहता है, लिहाजा उसे सख्ती से जकड़ लिया। टॉमी ने चीखना शुरू कर दिया। इतनी देर में नॉर्मन बड़ी सफाई से हुजूम में से निकल आया और एक महफूज रास्ते से अपने होटल में पहुंच गया। नॉर्मन टॉमी को ये बावर कराना चाहता था कि वो ज़िंदा है और उससे इंतकाम ले रहा है। वो खुद जिस अज़ियत से गुज़रा था, वैसी ही अज़ियत में टॉमी को मुब्तला करना चाहता था, जिसमें वो बड़ी हद तक कामयाब भी रहा था। शाम के अखबारात ने इस वाक़े को बड़े सनसनीखेज़ अंदाज में पेश किया। टॉमी का बयान था कि उसने नॉर्मन को देखा है। नॉर्मन ने उसे आवाज़ दी थी। वो ज़िंदा है, मगर पुलिस के एक तफ्तीशी अफसर ने ख्याल जाहिर किया था कि टॉमी महज केस उलझाने के लिए ऐसी बेपरगी उड़ा रहा है। उसका मौक़िफ़ था कि यह कितनी अजीब बात है कि नॉर्मन को सिर्फ टॉमी ने देखा, हालांकि वहाँ लोगों का हुजूम था। और जब टॉमी के शोर मचाने पर पुलिस ने नॉर्मन को तलाश करने की कोशिश की तो वो छलावे की तरह गायब क्यों कर हो गया। नॉर्मन ने अपने कमरे में बैठकर ये सारी कहानी बड़े लुत्फ़ से पढ़ी। अगले रोज़ नॉर्मन अपने कमरे से ना निकला और 9 बजते ही खिड़की के पास बैठ गया। उसने देखा कि आज जब पुलिस टॉमी को अदालत के अहाते में लेकर आई तो उसका सर झुका हुआ नहीं था, बल्कि वो मतलाशी नज़रों से चारों तरफ सर घुमा रहा था। शायद उसे तवक्को थी कि आज भी नॉर्मन आएगा। सादा कपड़ों वाले सिपाही भी इधर उधर बिखरे हुए थे। कुछ हुजूम में भी शामिल थे। पुलिस ने टॉमी की बात को यकसर नज़रअंदाज नहीं किया था। दोपहर को वो नीचे गया और अखबार लेकर आया। अखबार के सफ़े अव्वल पर टॉमी की खासी बड़ी तस्वीर छपी थी, जिसके नीचे मुलजिम की अपील छपी थी कि खुदा के लिए नॉर्मन रुथ वापस आ जाओ। इन्हें बताओ कि तुम जिंदा हो, तुम्हें खुदा का वास्ता एक बेगुनाह को बचा लो। ज्यूरी ने टॉम बैरन को मौत की सज़ा सुना दी थी और आज कई महीनों बाद नॉर्मन रुथ अपने घर जा रहा था, जहां उसकी बीवी सिडनी थी। खूबसूरत मगर बेवफा सिडनी। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। मकान धुंध में डूबा हुआ था। वो अंधेरे में खड़ा गू-मगू का शिकार था। आज उसे अपने ही घर में जाते हुए अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि सिडनी घर में अकेली है या कोई और भी उसके साथ है। कोई पड़ोसन भी घर में मौजूद हो सकती है।
وہ चारों तरफ मोहतात नज़रें डालता आगे बढ़ा और कॉल बेल पर उंगली रख दी। मकान के अंदर मध्यम सी रोशनी थी। वो दरवाजे से हटकर दीवार से चिपक गया। इस बात का कभी इम्कान था कि सिडनी उसे देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगती। चंद सानिये बाद उसे ऊंची एड़ी की खटखट सुनाई दी। उसने अपना सांस रोक लिया। दरवाज़ा खुला और उसने कबल के सिडनी कोई आवाज़ निकालती नॉर्मन ने धड़ाप से अंदर घुसकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। सिडनी उसे देखकर बौखला गई। फिर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और गहरी स्याह चमकदार आंखें फैल गईं। वो चीखना ही चाहती थी कि नॉर्मन ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। थोड़ी देर बाद उसने सिडनी के मुंह से हाथ हटाकर कहा, हैरान हो रही हो सिडनी? उसका लहजा खुशगवार था। सिडनी ने खामोशी से सर हिला दिया। उसकी हालत अबतर हो रही थी। लगता था वो किसी भी लम्हे बेहोश होकर गिर पड़ेगी। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और नॉर्मन को खाली खाली निगाहों से तक रही थी। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? आखिर तुम्हारा गुमशुदा शौहर इतने अरसे बाद घर लौटा है। वो शौहर जिसे सब मुर्दा समझ चुके हैं, उसे जिंदा पाकर तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? सिडनी चुप रही। चलो कमरे में चलकर बैठते हैं। मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ और मेरे पास वक्त कम है। सिडनी ने खामोशी से उसके हुक्म की तामील की। वो किसी मामूल की तरह कमरे की जानिब चल दी। नॉर्मन ने उसके सरापे का जायज़ा लिया। वो ज़रा सी दुबली हो गई थी। उसके शिकन आलूद कपड़ों और बेतरतीब बालों से अंदाज़ा होता था कि वो अपना ख्याल नहीं रखती। बैठ जाओ। कमरे में पहुंचकर नॉर्मन ने अपनी बीवी से कहा। वो सोफे पर जा बैठी और नॉर्मन ने उसके चेहरे पर नज़रें जमा दीं। उसके होंठ खून की सुर्खी से महरूम थे और हाथी दांत जैसे बाजुओं की जिल्द फीकी और बेरौनक हो गई थी। वो बहुत गमज़दा दिखाई दे रही थी। सिर्फ उसकी आंखों में ज़िंदगी की हरारत थी। तो टॉमी सच कहता था कि उसने तुम्हें कमरा अदालत से बाहर देखा है? उसने बिलाखिर लब खोले। मैं चाहता था कि वो मरने से पहले अपने बॉस का चेहरा देख ले। ये चेहरा तुम पुलिस को नहीं दिखाओगे? सिडनी ने तल्खी से पूछा। फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। नॉर्मन उसे कचूके लगा रहा था। तुमने टॉमी को कत्ल के झूठे मुकदमे में फंसाया और फिर उसे अपनी झलक दिखाकर ज़हनी कर्ब में मुब्तला किया कि तुम जिंदा हो और वो एक नाकर्दा गुनाह के जुर्म में फांसी लगेगा। जुर्म तो उसने किया है, मुझे कत्ल करने का ना सही कोई और। नॉर्मन ने तंजिया लहजे में कहा। फिर अब यहाँ क्या लेने आए हो? सिडनी ने उसकी बात काटकर जहरीले अंदाज में कहा। चला जाऊंगा, कुछ नहीं लेने आया। ये कहकर नॉर्मन ने बाएं हाथ से दस्ताना उतारना शुरू किया। सिडनी के जबड़े भींचे हुए थे और वो टिकटिकी बांधे उसकी हरकतों सकनात देख रही थी। दस्ताना उतरने पर नॉर्मन का छुंगली से महरूम हाथ देखकर उसने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। तुमने ये सब कुछ करने के लिए कितना कष्ट उठाया है ना? सिडनी ने गुस्से और तंज से कहा। मैंने एक इससे भी बड़ा कष्ट उठाया है सिडनी। नॉर्मन ने वार किया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुम दोनों से नफरत थी। मैं तुम दोनों को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन तुम आसान मौत की मुस्तहक नहीं हो। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम सिसक सिसक कर मरो। तुम्हें हमसे क्यों नफरत थी? क्यों नफरत थी? नॉर्मन ने ताज्जुब से कहा। नॉर्मन, तुम्हारे पास नफरत का कोई जवाब नहीं। मुझे हैरत है कि मेरे हरजाईपन पर तुम इस हद तक आ गए, हालांकि तुम्हें कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं थी। क्या तुम चाहती हो मैं अपना इरादा बदल दूं? नॉर्मन ने तैश से कहा। मैं ऐसा चाहती हूं ना तुम ऐसा करोगे। तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम्हें सब जायज़ है। सिडनी ने यासियत से कहा। तुमने टॉमी के गले में फांसी का फंदा डाला, इसलिए नहीं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, बल्कि इसलिए
کہ تمہاری انا کو ٹھیس پہنچی، لیکن ہم ایسے سلوک کے مستحق نہیں تھے نارمن۔ کیا تم رحم کی بھیک مانگنا چاہتی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رحم، اور وہ بھی ایک ایسے شخص سے جس نے انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر اپنی ہی انگلی کاٹ ڈالی۔ سڈنی کے لہجے میں نفرت تھی۔ نہیں نارمن، میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ تم مجھے چیختے چلاتے دیکھنا چاہتے ہو اور شاید اسی لیے یہاں آئے ہو۔ نارمن نے اس کی طرف پشت کر لی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور مڑے بغیر بولا، تم چاہو تو اپنے محبوب کو بچا سکتی ہو۔ پولیس سے جا کر کہو کہ میں زندہ ہوں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پولیس پر وقت ضائع کرنے کی۔ تم بڑی خوشی سے اپنا منصوبہ منطقی انجام تک پہنچاؤ۔ وہ باہر نکل آیا۔ 8 میل تک پیدل چلنے کے بعد اس نے ٹیکسی پکڑی اور ہوٹل سے چند بلاک دور اتر گیا۔ وہ خوش نہیں تھا۔ سڈنی نے اس کی توقع کے برعکس رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ بہت بے کلی محسوس کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے خود کو بستر پر گرا دیا۔ وہ مسلسل اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ جہاں جاتی نارمن کچھ فاصلے پر رہ کر اس کا پیچھا کرتا۔ وہ اپنی ہرجائی بیوی کے معمولات سے واقفیت چاہتا تھا۔ اسے یہ خدشہ بھی لاحق تھا کہ سڈنی کہیں پولیس کو نہ بتا دے۔ ایسی صورت میں اسے اپنے منصوبے میں ذرا تبدیلی کرنا پڑتی، لیکن بظاہر ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ ٹامی کی سزائے موت اعلیٰ عدالت نے بحال رکھی تھی اور پھر گورنر نے بھی اس کی رحم کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ اس نے اخبارات میں ٹامی کی سزا پر عمل درآمد کی تاریخ پڑھی۔ مقررہ تاریخ کو رات 11 بجے ٹامی کو پھانسی دی جانی تھی۔ پھانسی کے دن صبح ہی سڈنی نے گاڑی نکالی اور گھر سے نارمن کے شکاری کیبن میں آ گئی۔ نارمن بھی اس کے تعاقب میں تھا۔ وہ کیبن سے خاصے فاصلے پر جنگل میں چھپا رہا۔ سارا دن اس نے وہیں گزارا اور کیبن پر بھی نظر رکھی۔ سڈنی اندر گھسی جانے کیا کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ شام کو سلونا پن چھانے لگا۔ ٹھنڈی گہری دھند درختوں کو اپنی آغوش میں چھپانے لگی تھی۔ نارمن نے مزید انتظار کیا اور جب اندھیرا گہرا ہو گیا تو جھاڑیوں سے نکل کر کیبن کی طرف چل دیا۔ کیبن کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے قطعاً امید نہیں تھی کہ سڈنی دروازہ کھولے گی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ دروازہ نہ کھلنے کی صورت میں وہ کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر کود جائے گا۔ اس قدر سناٹے، تاریکی اور جنگل کے خوف کے تحت سڈنی دروازہ کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ دروازہ کھولنے سے قبل وہ 100 بار سوچتی کہ یہاں کون آ سکتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جو کچھ ہوا وہ نارمن کے اندازے کے برعکس تھا۔ سڈنی نے دروازہ کھول دیا تھا بغیر یہ پوچھے کہ باہر کون ہے۔ مجھے پتا تھا نارمن کہ تم میرے پیچھے ضرور آؤ گے۔ اس نے اندر قدم رکھا تو سڈنی نے اس عجیب سے جملے سے اس کا استقبال کیا۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ میں تمہاری اس قدر مزاج آشنا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ تم سائے کی طرح میرا تعاقب کر رہے ہو۔ سڈنی کے ہونٹوں پر زہریلی سی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ وہ پہلے سے خاصی مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ان جملوں سے نارمن کو اشتعال اور ناراضگی نے آ لیا، مگر وہ چپ رہا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ چیزوں کی ترتیب میں نسوانی انداز نمایاں تھا۔ 2 کرسیوں پر سڈنی کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور سنک میں گندی پلیٹوں کا ڈھیر لگا تھا۔ سینٹر ٹیبل پر وسکی کی بوتل آدھی خالی ہو چکی تھی، جس کے پاس وسکی کا آدھ بھرا گلاس رکھا تھا۔ تم پی رہی تھیں؟ نارمن نے ناگواری سے پوچھا۔ ہاں، میرا خیال ہے اس سے بہت سہارا ملتا ہے، سڈنی نے سادگی سے کہا۔ چلو ہم اکٹھے پیتے ہیں اور اس شخص کے لیے جام تجویز کرتے ہیں جو تھوڑی دیر میں بچھڑنے والا ہے اور جسے تم بے حد چاہتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا
और अलमारी से साफ सुथरा ग्लास उठा लिया। उसने मेज़ पर पड़ी विस्की की बोतल में से अपने लिए शराब उंडेली और सिडनी के मुकाबिल जा बैठा। दोनों एक दूसरे को खामोशी से घूर रहे थे। खामोशी का वक्फा तवील हो गया। रेडियो पर मीठे और मध्यम सुरों में मौसीकी बज रही थी। बिलाखिर नॉर्मन ने ये सकूत तोड़ा। मैंने एक कहानी सोच रखी है, उसने भारी आवाज़ में कहना शुरू किया। टॉमी को फांसी मिलने के बाद मैं खुद को जाहिर कर दूंगा। पुलिस को बताऊंगा कि नशे की हालत में मेरे और टॉमी के दरमियान सख्त लड़ाई हो गई। टॉमी के तेवर ख़तरनाक थे। उसने कुल्हाड़ी से वार किया तो बचते बचते भी उंगली कट कर रह गई। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भागा, मगर अंधेरे में एक ढलान से गिर पड़ा, जिसके नतीजे में सर पर शदीद चोट आई और मैं याददाश्त खो बैठा। फिर मैं इसी हालत में आवारागर्दी करता रहा। मुझे अपनी कुछ खबर न थी। जब याददाश्त वापस आई तो मुझे ये सुनकर बड़ा सदमा हुआ कि टॉमी को मेरे कत्ल के जुर्म में फांसी हो चुकी है। क्या ख्याल है, ये कहानी काम करेगी? इम्कान तो है कि पुलिस यकीन कर लेगी, सिडनी ने सरसरी अंदाज में कहा। नॉर्मन का चेहरा खौफनाक हो गया। उसका जी चाह रहा था कि वो उठकर सिडनी को ज़ोर से चांटा रसीद करे। यूं इत्मीनान से बैठी सिडनी उसे जहर लग रही थी। वो उसे चीखते चिल्लाते और अजियत में मुब्तला देखने का ख्वाहां था। किसी के एतमाद को रेजा रेजा करने की ये सज़ा ऐसी बड़ी भी नहीं थी। वो उसे निश्तर जब होने लगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो कानूनी तौर पर तुम्हारे नानो नफ़का का ज़िम्मेदार नहीं ठहरता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तुम्हें छोड़ दिया तो कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा। तुम्हारे कारनामे ज़बान ज़द-ए-आम हैं। क्या हमारी नई ज़िंदगी खुशगवार होगी? सिडनी ने आहिस्तगी से पूछा। बेहद खुशगवार, नॉर्मन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी वक्त रेडियो ने टॉमी को फांसी देने की खबर दी और नॉर्मन ने ग्लास फिजा में बुलंद करके होंठों से लगा लिया। रेडियो से टॉमी की फांसी के बारे में 15 मिनट का बुलेटिन नशर किया गया। सिडनी बेहिस्सो हरकत बैठी रही। फिर शाने उचकाते हुए उसने अपना ग्लास उठाकर होंठों से लगा लिया। एक बार फिर खामोशी छा गई। सिडनी बुत बनी बैठी थी। नॉर्मन ने अपना ग्लास खाली करके मेज़ पर रख दिया और बोला, खसकम जहाँ पाक, तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारे और मेरे दरमियान अब कोई दीवार नहीं। क्या अब वापस चला जाए? नॉर्मन का लहजा तज़हीक आमेज़ था। उसने उठने की कोशिश की, मगर अचानक ही उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली हो। उसे यकदम बेहद नकाहत महसूस होने लगी थी। सिडनी नफरत भरे अंदाज में बोली, अब तुम कहीं जाने के काबिल नहीं रहे नॉर्मन। उसके होंठों पर कातिलाना मुस्कुराहट थी। क्या मतलब? तुम्हारी विस्की में जिस्म मफलूज कर देने वाली दवा मिली हुई थी। नॉर्मन को खतरे के एहसास ने आ लिया। उसके निचले धड़ और टांगों की कैफियत अचानक ही बड़ी अजीब सी हो गई थी। उसका दिमाग टांगों को हरकत के अहकाम भेज रहा था, मगर वो तामील से कासिर थीं। लेकिन नॉर्मन ने अपने औसान बहाल करने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने भी तो विस्की इसी बोतल से ली थी। तुम भूल रहे हो, मेरा ग्लास पहले से भरा रखा था। सिडनी ने सर हिलाते हुए कहा। नॉर्मन अब हरकत के काबिल नहीं रहा था। वो महज देख और सुन सकता था। उसने देखा कि सिडनी अपनी कुर्सी से उठकर आतिशदान के पास गई और वहां रखी लकड़ियों में से कुल्हाड़ी उठा लाई। नॉर्मन के मुसामों से ठंडा ठंडा पसीना बह निकला। नॉर्मन डियर, सिडनी का लहजा बेहद खौफनाक था। कानून तुम्हें मुर्दा करार दे चुका है और तुम्हारे कत्ल के जुर्म में एक आदमी अगले जहां भी सुधार गया है। अब अगर मैं तुम्हारे टुकड़े करके यहीं कहीं दफन कर दूं तो मुझ पर कोई हर्फ नहीं आएगा। कल कलां तुम्हारी लाश के टुकड़े दरियाफ्त हो भी जाएं तो सब यही समझेंगे कि तुम्हें टॉमी ने मारा था। वो आगे बढ़ी
تو نارمن پلکیں جھپکانا بھول گیا، خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ آئی ایم سوری نارمن، یہ تمہارا ہی آئیڈیا تھا، یہ کہہ کر سڈنی نے کلہاڑی فضا میں بلند کر لی۔ ختم شد۔